नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। डेली डिस्कशन में चर्चा नतीजों की, नतीजे जो किसी की भी उम्मीद से परे, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद से परे, इंडिया अलायंस के भी कई नेताओं की उम्मीद से परे। जो नंबर दिखे, जो टैली दिखी, उसके आधार पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को दरअसल समस्या कहां आई, कहां कहां से नुकसान हुआ, कहां कहां से गेन हुआ, या नुकसान की अपेक्षा गेन कम हुआ। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। कल पूरा दिन हम लोग देख रहे थे, बैठे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, कि 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम पलट गया। कहां कहां नुकसान हुआ? देखिए 2019 में भाजपा अपने दम पे 303 सीटें लाई थी, प्लस सहयोगियों को जोड़ लिया है, तो नंबर्स बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर सिर्फ बीजेपी की हम बात करते हैं तो 303 से 240 पे आ गई, यानी 63 सीटों का ये सीधा नुकसान दिख रहा है। तो ये 63 सीटें ही हैं जो परेशानी का सबब है, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई 272 की। पिछले दो कार्यकाल पूर्ण बहुमत में भाजपा स्वयं में थी, सहयोगियों के साथ जोड़ करके संख्या बढ़ रही थी, लेकिन कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की स्वयं की भाजपा थी, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। लेकिन इस बार 240 यानी बहुमत से 32 सीटें कम है, और इसके लिए उनको दूसरों पर निर्भरता करनी पड़ रही है। उसमें जेडीयू है, टीडीपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, इन तमाम और छोटे छोटे कई पार्टी, शिवसेना का शिंदे गुट है। तो मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल अलग बदली हुई एनडीए सरकार देखने को मिलेगी पहले दो के मुकाबले। अब आपने पूछा कि कहाँ कमी रह गई, ये 63 सीटें कम हुई, इसके कई फैक्टर्स हैं। आप सोचिए, जो सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, वहां पर भाजपा को 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। यहीं से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ही था जिसने पहले दो टर्म में बीजेपी को मजबूती दी थी स्वयं के दम पे 272 लाने में। राजस्थान में नुकसान हो गया। तो आप सोचिए, उत्तर पश्चिम भारत में तकरीबन 50-55 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। कुछ सीटें गेन हुई हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की, अगर पूर्वी भारत की बात करेंगे तो उड़ीसा में गेन होता है, उनको नुकसान भी हुआ। यानी लाभ दक्षिण में एक सीट का हुआ, पूर्वी भारत में कुछ सीटों का हुआ, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया है। आपने जो सोचा गया था बीजेपी की तरफ से वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये शॉर्टफॉल रह गया और दूसरों पे अब निर्भरता आके रह गई है। और कांग्रेस जो है उसने अपने नंबर्स को लगभग डबल कर लिया है। तो ये भाजपा की एक स्ट्रेटेजिक हार है, एक तरीके से जो रणनीति बनाई गई थी वो फेल कर गई। और समझ पाने में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की भावना को भाजपा के लोग ठीक से समझ नहीं पाए। अंडर करंट था, तमाम मुद्दों को लेकर आरक्षण, संविधान की बात गांव गांव नीचे स्तर पे कही जा रही थी, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश ने भाजपा को धराशायी कर दिया और 63 सीटें कम हो गई। फिर यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कम से कम सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी अगर ये गठबंधन देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत गठबंधन तो नहीं कहा जा सकता है जैसा 2019 में था। लेकिन उसके बावजूद सीटें इस बार बढ़ गई। मतलब समाजवादी पार्टी का तो ये ऑल टाइम हाई स्कोर है किसी भी जनरल इलेक्शन, मेन जनरल इलेक्शन का। और कांग्रेस पार्टी 1 से 6 हो गई, 5 सीटों का इनको फायदा हुआ, और समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर के 37 हो गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो गेन हुआ उत्तर प्रदेश में इन लोगों को, ये ऐसा क्या बदल गया? क्या जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं वो समीकरणों पर भारी पड़ गई क्या, ये बात है? या भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल कैंडिडेट्स है, क्योंकि 7 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव हारे हैं, 20 सांसद टोटल चुनाव हार गए, मतलब ये एक बड़ी हार है, बड़ी डिफीट है उत्तर प्रदेश में। क्या वजह रही? देखिए, कई वजह हो सकती हैं, कई समस्याएं आई हैं। अब उसको ये तय करना है कि किस समस्या को ज्यादा बड़ा माना जाए, किसको कम माना जाए, लेकिन कई समस्याएं एक साथ थी। सबसे बड़ी समस्या तो आप मान लीजिए कि 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो 5 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां थी, और उनको ये था कि दोबारा मौका मिलना चाहिए, ये एकदम क्लियर था लोगों के मन में। लेकिन जब दोबारा 5 साल बाद 24 में चुनाव हो रहा था, तो 10 साल की सरकार के बाद सरकार के कामकाज, प्रत्याशियों को लेकर के नाराजगी,
स्थानीय फैक्टर्स थे, इन सब मुद्दों को लेकर के नाराजगी थी, लेकिन मोदी के चेहरे पर तब भी उतनी नाराजगी नहीं थी। अब आप इसको सबसे ऊपर रख सकते हैं, लेकिन दूसरा फैक्टर फिर यह आता है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे, राम मंदिर, राशन की गारंटी, मोदी की गारंटी, योजनाओं का लाभ, ये सब किनारे हो गए। स्थानीय मुद्दे मसलन रोजगार, आरक्षण, संविधान, जिसकी बात पूरे चुनाव भर में होती रही, अग्निवीर, ये हावी करके आप चाहें तो आप इसको ऊपर, सबसे ऊपर रख लें। मतलब कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से इस तरीके का रिजल्ट मिला। 2019 में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सामाजिक समीकरण सपा और बसपा का कॉम्बिनेशन बन रहा था, वैसा लीथल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद उनकी 15 सीटें थी। इस बार 43 के आसपास पहुंच रही सपा कांग्रेस। इसके पीछे की वजह है क्योंकि इस बार कई ऐसे नए फैक्टर्स इसमें इनबिल्ट हो रहे हैं जो बिल्कुल स्थिति को बदल रहे हैं। खुद बहुजन समाज पार्टी का 3% से ज्यादा वोट शेयर जो है इस बार शिफ्ट किया है। मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट हुआ मुस्लिम वोट बैंक। बसपा का दलित वोट है इस बार इंडिया गठबंधन को गया है, बीजेपी को कम 8% के आसपास का वोट शेयर बीजेपी का नुकसान हुआ है। मतलब ये भी देखना पड़ेगा भाई, बसपा का वोट शेयर कम हुआ, भाजपा का वोट शेयर कम हुआ। जो भाजपा का वोट शेयर कम हुआ वो कहां से कम हुआ? चलिए यूपी में मान लीजिए कि भाई बसपा नहीं चुनाव लड़ रही थी, बसपा एकदम बुरी स्थिति में थी। टहली भी बता रही है कि भैया कोई भी ऐसी सीट नहीं है पूरे देश में जहां पर बसपा दूसरे नंबर पर हो। देखिए, दलितों का और ओबीसीज का अच्छा सपोर्ट मिला था भाजपा को 2019 में, 2014 में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो आरक्षण वाली बात थी कि 400 का आंकड़ा आ जाएगा तो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, संविधान को पलटने की कोशिश की जाएगी। निचले स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसीज और दलितों के बीच में बात पहुंच गई, उसको एक तरीके से दुष्प्रचार किया गया। भाजपा ने बहुत कोशिश भी की कि इसको संभाला जाए, हैंडल किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। निचले स्तर तक वो बात ऐसी पहुंची कि उसके बाद जो दलितों का वोट जो भाजपा को जाता था, ओबीसी पिछड़ों का वोट जो भाजपा को जाता था हमेशा से 2 बार, जिसमें योजनाओं के लाभार्थी थे, सामाजिक समीकरणों में गैर यादव ओबीसी थे, वो जुड़े हुए थे भाजपा के साथ, वो सब इंडिया गठबंधन को स्विच किए, शिफ्ट किए, एक नई तलाश की। और इसीलिए आप देखें कि बड़ा 43 सीट्स के साथ ये इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन बन गया, क्योंकि ओबीसीज और दलितों का अच्छा समीकरण ताना बाना यहाँ देखने को मिला। राजपूतों ने कंसोलिडेट होकर के वोट किया इंडिया गठबंधन को, यानी कई एक मुश्त वोट इस बार इंडिया गठबंधन को पड़े हैं, जो कि कभी एक वक्त तक भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे। आपने संविधान की बात की और राशन की बात की, क्या वेलफेयर स्कीम पर संविधान को बदलने वाली जो इनसिक्योरिटी थी इन कम्युनिटीज में, वो भारी पड़ी क्या राशन के ऊपर? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर राशन मतलब एक ये होता है कि भाई हमको फ्री राशन मिल रहा है, और फिर उसके बाद एक ये नैरेटिव चलता है कि ये आए तो संविधान बदल देंगे। मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ने एक जो आपको हाथ में मिल रहा है महीने का महीने, वो वाली जो आपका एक बड़ा आपके हाथ में एक चीज आ रही थी, आपको एक फायदा मिल रहा था, उसको भी उसने ओवरकम कर दिया। अब देखिए सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? ओबीसीज और दलित हैं। गांव में जो रह रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है इस बात का, ठीक है, सबसे ज्यादा लाभार्थी उसी के हैं। और उन्हीं का एक तरीके से विद्रोह है, आप इसको विद्रोह कहिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है, ये गठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा। तो निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत शांत तरीके से इस बार पिछड़ों और दलितों ने अपना एक तरीके से वोट के जरिए इंडिया अलायंस को मजबूत किया है, और वही सबसे बड़े लाभार्थी राशन के थे। दूसरी बात, रोजगार वाले मुद्दे पर युवाओं का एक तरफा वोट गया है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को गया है। अब उसमें कई तरीके के हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए नुकसान सबसे ज्यादा क्यों हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक वाले बच्चे, बिहार में भी बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखिए वहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जातियों का, वहां पे अति पिछड़े भी हैं, अदलित भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि इतने मुद्दे हावी हो गए एक साथ कि आपकी सारी योजना, आप सोचिए राम मंदिर से बड़ी लहर कोई थी यहाँ पे, अगर आप अयोध्या जैसी सीट हार गए, अयोध्या अगर यही चुनाव 2 महीने पहले हो गए होते, यानी 22 जनवरी के 15-20 दिन के अंदर शुरू करा दिए गए होते, कम चरणों में होते, तो भाजपा बिल्कुल और बड़े अंतर के साथ आगे आती और बड़ी। लेकिन चुनाव लंबा जाना,
और एक प्रचार निचले स्तर पे चला जाना कि 400 का नंबर आएगा तो ये आरक्षण बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण के साथ बदलाव आ जाएगा। ये लंबे चुनाव तक निचले स्तर पर ये फैलता चला गया और उसकी वजह से रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछड़ों और दलितों में एक मुश्त वोट, अल्पसंख्यकों का वोट एक मुश्त मिला है इस बार, ठीक है। यादवों का मिलता ही रहा है, गैर यादव ओबीसी जो भाजपा के साथ जुड़ी थी उसमें से एक बड़ा वर्ग टूटा है। इसके अलावा जो गैर जाटो दलित हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ गए थे, वो भी वेलफेयर स्कीम्स को क्योंकि अगर वो बसपा को नहीं गए, भाजपा को नहीं गए तो इंडिया अलायंस को गए। ठीक बात, उसका फायदा मिला है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो 292 की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास जो आंकड़ा फंसा वो कहीं ना कहीं संविधान पर वो बुरी तरीके से फेल हुई, संविधान वाले नैरेटिव को वो टैकल नहीं कर पाई और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम बुरी तरीके से उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। आपको क्या लगता है कि पोस्ट काउंटिंग आपका क्या एनालिसिस है नतीजों को लेकर के, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हमारा ये विश्लेषण, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।